कह लीजिए, वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसको करेंगे और थोड़ा सा पार्ट वो रह गया था उसको करेंगे। तो उसको करते समय जो भी हम काम आज करेंगे के बाद आपको 5 to 7 मार्क्स दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपके सेट में क्वेश्चन वो आता है या नहीं आता। लास्ट कई ईयर से इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा मिलता रहा है। ठीक है, तो हम इसको जो है टॉपिक को प्रॉपर करेंगे और आज इसको कंक्लूड भी कर देंगे, जिससे हम नेक्स्ट टाइम में अगले यूनिट को ले लें। पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराने के बाद जो थोड़ा सा रह गया था थ्योरी का पेज वो कराऊंगा, और आज हम इसके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सर इस इसका न्यूमेरिकल वीडियो सर इसका वीडियो अपलोड वो एनआरए अकाउंट वाला कर दिया है अपलोड। 2 4 5 दिन तक कोई वीडियो अपलोड नहीं होता है, तो उसका लिंक ऑन रहता है। आपको जो ग्रुप में हम लिंक देते हैं ना, उस लिंक से एक बार देख लिया करो। और वैसे कह रहे हैं हो गया अपलोड, फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लूंगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट और है, जब क्लास चालू होती है ना डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, वीडियो अपलोड ये प्रॉब्लम हम आपको बाद में सब बातें वो करते हैं, और वीडियो अपलोड भी हो चुका है, पता में हो रखा है। तो अब शुरू करें, बाकी बात बाद में करेंगे। यस सर। स्टार्टिंग के शुरू 20 मिनट सर ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसमें न्यूमेरिकल वाले में थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं हम लोग, है। चलो एनीवे, कोई बात नहीं, सब अलाउड है, सब आपको, सब आप करिए। आप लोग अगर बुक आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो सर यहाँ बुक का कंसंट्रेट हो जाए। है? सर बुक का पेज नंबर थोड़ा बता सकते हैं सर, कौन सा बुक का क्वेश्चन से? पेज नंबर जहाँ पे 22 पहले यूनिट में न्यूमेरिकल्स है ना, उस सर न्यूमेरिकल्स पे नंबर आइए, 22 और 9 नंबर न्यूमेरिकल है, 9 नंबर न्यूमेरिकल। ठीक है, 24 है पेज फॉरवर्ड नंबर फॉरवर्ड परचेज। कितना है? 24 यस सर, यस, ओके। 24 24 में बता रहे हैं। ठीक, और बिलीव कीजिएगा ये मैं इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, आपको कोई डाउट रहेगा नहीं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप। जैसे आज क्या डेट है? 6 6 जनवरी 6 जनवरी 2022। ठीक है, आज से 2 महीने पहले क्या डेट थी? 6/11/21, ठीक है, 8/1/22, ठीक है, आज से 1 महीने बाद 6/2/22, 6 फरवरी ये पूरी केस स्टडी 22। इन 4 डेट्स पर मेंशन है। कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने होंगे। ठीक है, ये हमारा टुडे का डेट है। ठीक है, आज हमें इंफॉर्मेशन मिली। आज क्या मिली हमें? इंफॉर्मेशन मिली, और इंफॉर्मेशन ये मिली कि जो हमने बिल 6 नवंबर को लिया था, जिसकी मैच्योरिटी कब थी? 8/1 को। जनवरी 2022 इसको हम मैच्योरिटी की जगह क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। ड्यू डेट। ठीक है, 6 नवंबर को एक हमने डील की थी जिसकी मैच्योरिटी कब होनी थी। तो सबसे पहला एक्शन ये हुआ। दूसरा एक्शन ये हुआ कि उसके 2 दिन पहले हमको इंफॉर्मेशन आई, नॉट टू बी प्रेजेंटेड। क्या क्या इंफॉर्मेशन आई? नॉट टू बी, कि भैया अभी इसको प्रेजेंट नहीं करना। तो हमने उसे होल्ड किया। लेकिन जब भी ये इंफॉर्मेशन आएगी नॉट टू बी प्रेजेंटेड, तो हम होल्ड नहीं करेंगे, हम उसे कैंसिल करेंगे। क्या Yes, करेंगे? कैंसिल cancel. करेंगे। तो थर्ड, जब सेकंड में इंफॉर्मेशन आ गई, तो थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे? Cancelled. कैंसिल करेंगे उसे। और फोर्थ स्टेप क्या लेंगे? रिटर्न करें रीबुक करेंगे। रीबुक। और ये जो रीबुक करेंगे 6 फरवरी 2022 को ड्यू मानते हुए करेंगे।
ठीक है, बोलिए। इतने में कोई डाउट सा नजर आ रहा तो पूछिए। ये किसी का वहां स्पीड कम है, आप टाइप करिए, जो बोल रहे हैं वो टाइप कर लीजिए। सर पहले उसको कैंसिल करना पड़ेगा या पोस्टपोन? सर फर्स्ट स्टेप के क्या बोलेंगे सर? फर्स्ट स्टेप हो चुका है, कब हुआ था? बिल लिखा जा चुका है। ठीक है, ये जिनका कनेक्टिविटी सही नहीं है, आवाज नहीं आ पा रही है, शायद अजय नवल जी हैं। आप या तो लिंक में आवाज आ रही तो डिस्टरबेंस हो रही थोड़ी। हाँ ठीक है, चलो चलो, आपकी बात मैंने जितना आप बोल नहीं पा रहे थे उससे ज्यादा समझ ली। आप लोग समझे, सब लोग? नहीं सर, अपनी न्यूमेरिकल आया था ये बोल रहे हैं। वो बोले ये न्यूमेरिकल आया था लास्ट टाइम, मैसेज लेकिन भी डाल सब दिया सेट में नहीं आया था। 3 एग्जाम होते हैं ना। ठीक है, चलो। तो यहां पर 6 नवंबर 2021 को कोई एक इंसिडेंट हुआ था जिसको उसने बोला 2 मंथ एगो। क्या बोला? 2 मंथ एगो। और 2 मंथ एगो जो हुआ था वो बाई हुआ था। क्या हुआ था? बाई। बाई एक बिल ऑफ 2 मंथ पहले एक बिल ऑफ एक्सचेंज को बाई किया था और उसको बुक किया था कौन सी डेट के लिए? 8/1/22। 8/1/22। ठीक है, 8/1/22 के लिए हमने इसको बुक किया था। प्लीज ज्यादा ऐड क्यों करें? ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा लाइन को। अ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, तो जो मैंने बाई लिखा हुआ है यही बात लिखी हुई ना। बुक्ड 2 मंथ बैक, तो आज की डेट 6 जनवरी है, तो 2 मंथ बैक कौन सा हुआ? 6 नवंबर। 6 नवंबर। और जब बुक हुआ था उस समय का रेट भी दे दिया। क्या रेट दिया? 69.25। जो पुराने रेट्स होते हैं उसमें हम कुछ भी सर एक्सचेंज डिफर करेगा ना, या तो एक्सचेंज इफेक्ट इसलिए करेगा। कि एक्सचेंज रेट तो कैलकुलेटेड रेट है। क्या फॉरवर्ड ये? कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेटेड रेट है। और कैलकुलेटेड रेट में हमने बताया था कि आपका रेट प्लस माइनस क्या क्या प्लस माइनस होता है रेट में? प्रीमियम डिस्काउंट। डिस्काउंट मार्जिन। अरे अभी नहीं भाई, पहले उससे पहले कुछ प्लस माइनस होता है। क्या होता है उससे पहले प्लस माइनस? सर इसमें तो इंटरेस्ट, कमीशन, मार्जिन, कमीशन, मार्जिन। उसके बाद प्लस माइनस होता है प्रीमियम और डिस्काउंट। डिस्काउंट। ठीक है, रेट पर। ये जिसके भी घर से कोई आवाज आ रही है आप उस आवाज को बंद करवाइए प्लीज। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि रेट में मार्जिन, डिस्काउंट और प्रीमियम का कंसीडरेशन होता है। उसी रेट को हम कौन सा रेट बोलते हैं? फाइनल रेट या कैलकुलेटेड रेट। फ्यूचर नहीं, फ्यूचर रेट नहीं बोल पाएंगे सर। नहीं बोलते, फ्यूचर रेट नहीं बोलते, उसे हम कैलकुलेटेड फॉरवर्ड रेट रेट, सॉरी फॉरवर्ड। प्लीज, ये किसके यहाँ बच्चा बोल रहा है? सर फॉरवर्ड रेट। क्या कर सर ऐसा कीजिए ना, ये समझाते समय अभी आप सबका माइक बंद करवा दीजिए। बंद कर देता हूं। समझाने के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक ठीक ठीक, चलो बंद कर देता हूँ। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें एक एक स्टेप में कुछ बात है, इसलिए मैं इंटरेक्शन करना चाहता। कोई बात नहीं, चलो अब बात करते हैं, बहुत कंसंट्रेट होकर समझिए। ठीक है, जो कैलकुलेटेड रेट होता है वो कैलकुलेटेड रेट हमारे स्पॉट रेट से शुरू होता है और मार्जिन के बाद, प्रीमियम डिस्काउंट के बाद बनता है
इसी को हम लोग यूज करते हैं या बोलते हैं कौन सा रेट, फॉरवर्ड रेट। ठीक है, मीन्स फ्यूचर में क्या रेट होगा इन एक्शंस के बाद हमने डिसाइड कर लिया और एक कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया। कब किया था? आज से 2 महीने पहले। और जो रेट रखा था हमने वो 69.25 रखा था। इट मींस यहां जो एक्शन हुआ था वो 69.25 पे हुआ था और ये हमारा कैलकुलेटेड रेट है, इसमें हम कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे। और हमको एक इंफॉर्मेशन मिली कि आप इसको मत प्रेजेंट करिए। कब इंफॉर्मेशन मिली? इसको हम क्या बोल रहे हैं? टुडे, आज इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो देखिए, द कस्टमर इन्फॉर्म्ड बाय द ड्रॉई द बिल दैट पेमेंट विल बी डिलेड बाय 1 मंथ। ठीक है, कि जो 2 दिन बाद हमारी ड्यू डेट थी, डिलीवरी थी 2 दिन बाद, यहां पर 8 जनवरी को 2 दिन पहले ही उसने बता दिया हमको कि भैया अब इसे आप क्या नहीं करना, मत लगाना, क्योंकि वो ड्रॉई ने इन्फॉर्म कर दिया कि भैया 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा मैं। आपने इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता तो आपको क्या प्रॉब्लम आती, बताएंगे कोई? हो सकता है कि वो बिल बैंक लगाता और डिसऑनर हो जाता। डिसऑनर होने में चार्जेस लगते, क्रेडिबिलिटी डाउन होती, बैंक का पैसा फंसता, ये सब बातें होती। तो इसलिए उसने पहले ही बता दिया बैंक को। अब उसने बोला कि गिवन दैट द इंटरबैंक स्पॉट, और हमने हमेशा बताया कि जब भी आप फॉरवर्ड रेट निकालेंगे तो कहानी कौन से रेट से शुरू करेंगे? स्पॉट रेट से। ठीक है, स्पॉट रेट से आप कहानी शुरू करते हैं और उसके बाद जो भी रेट दिया हुआ है और उस रेट के बाद उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि प्रीमियम कितना लगेगा, 9 पैसा या 10 पैसा। उसके बाद उसने बोला हुआ है कि मार्जिन जो होगा वो टीटी बाइंग और टीटी सेलिंग में दोनों ही केस में कितना होगा? 0.15। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है आपने, क्या? अगर पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आज आप उसे पहले कैंसिल करेंगे। इसीलिए मैंने 3rd पॉइंट में बताया कैंसिल करेंगे। और जो कैंसिलेशन होता है वो कैंसिलेशन रिवर्स रेट पर होता है। आपने बाई किया था तो अब आप कौन से रेट में करेंगे? सेल रेट में। और सेल रेट कौन से वाले? स्पॉट वाले, यानी जो उसमें स्पॉट में दिए हुए, उस रेट पे पहले की डील कैंसिल करेंगे। फिर उसके बाद आप रीबुक करेंगे और रीबुक जो करेंगे 6 फरवरी तक करेंगे। और आपको मालूम है कि रीबुक करने वाले कोई क्वेश्चन या बुक करने वाले कोई क्वेश्चन हमने किए हैं या नहीं किए हैं? बताइए जरा। सिंपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करने वाले क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए? बोलिए। सर सेल का रेट अगर देगा तो नहीं, सर पहले मेरा किए हैं, क्वेश्चन, सर किए हैं, पहले मेरा किए क्वेश्चन हैं, का आंसर, उसके बाद सर आपकी किए क्वेरी। हैं, किए हैं सर। एग्जाम्पल पूरे जो 5 8-9 में क्वेश्चन किए ना, एग्जाम्पल वो 5 फॉरवर्ड, हाँ, सारे फॉरवर्ड वाले किए। यस ये सर। सब हमने फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो जब यस सर। हमने फॉरवर्ड वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो इस पॉइंट से जो हमारा 4 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट हमने ऑलरेडी सीख रखा है, रिबुक ऑलरेडी सीख लर्न। ठीक, तो हमारा 4 नंबर पॉइंट कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है 3 नंबर पॉइंट। तो इसका मतलब इस पूरे केस में हमें 2 एक्शन करने हैं। कौन कौन से सीरियल नंबर करने हैं हमें? 3 और 4। 3 और 4 करने हैं। अब 3 में क्या करना है? कैंसिल करना है। कौन से रेट से करना है? रिवर्स अपोजिट रेट से। रेट से करना है। ठीक है, फॉरवर्ड से। तो देखते हैं जरा इसमें। हाँ सर, मैं जो बोल रहा था, अगर कैंसिल हाँ, सेल के रेट में किया तो हाँ। तब तो वो कैंसिल करने से उसको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि सेल रेट तो हाई होता है। या किसको?
जो कैंसिल करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो इनकी क्वेरी है इसको समझने की कोशिश करिए सब लोग कि सर कोई इन्होंने आपने कॉन्ट्रैक्ट को 2 बीच महीने किया है तो पहले, वही हाँ सुनो नुकसान सुनो, वही भरेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट को बीच किया है ना, उसने तोड़ा है। नहीं नहीं, वो कुछ बात नहीं, यहाँ कोई लॉजिक नहीं, मेरी बात सुनिए जरा। जी 2 सर। महीने पहले आपने गोल्ड 45,000 का खरीदा था, जी सर। आज आप उसे रिटर्न करने गए। क्या ठीक है। करने गए? रिटर्न रिटर्न या कर। सेल करने गए। ठीक है। आज गोल्ड का रेट 56,000 है। ठीक है। आपको फायदा होगा, लॉस होगा? फायदा होगा। होगा ना। हम्म। लेकिन जनरल टेंडेंसी क्या बोलती है हमारी? अरे इसे तो फायदा हो गया। हम्म। अब बात ये आ रही है, ये ट्रेड ऐसा है हम्म। कि जिस दिन किया था उस दिन की बात खत्म। वो तो बात है। आज आप आए हो, आज की बात आज होगी, करे चाहे टुडे बात सस्ता करेंगे। हो या महंगा हो। टुडे बात करेंगे। और ये दोनों हो सकता है। अगर यही ठीक है। रेट आज की डेट में इतना हो जाता तो कम हम्म। देते। तो कम लॉस हो देते। जाता। तो आपको लॉस हो जाता। 45,000 को जब बेस मान लेते हैं तो प्रॉफिट लगता है। हाँ, तो ये हमारा ओल्ड रेट है। आज का रेट डिस्काउंट भी हो सकता है या आज का रेट प्रीमियम भी हो सकता है। हम्म। तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में किया था वो किस रेट में किया था? 69.25। ये है हमारा 1 नंबर स्टेप। और $5 लाख का किया था। इट ठीक है। मीन्स इतना रुपया उसने उसके अकाउंट में क्या कर दिया था? क्रेडिट दिया था हमारा सर। 6 नवंबर को अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। और ये हमारा कस्टमर का अकाउंट है। किसका अकाउंट है? कस्टमर का। तो इसने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। कितना कर दिया क्रेडिट? 346,250,000। कौन सी तारीख में? 6/11 में। 6/11 को। ठीक है। अच्छा, अब बैंक के पास क्या रखा था? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। 5 लाख का डॉलर बिल का ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज रखा था। ठीक है। अब वो आया कैंसिल कराने। क्या कराने आया? कैंसिल। तो कैंसिल नंबर हमारा कौन सा स्टेप है? 3rd नंबर। थर्ड नंबर। कैंसिल पे रेट कौन सा लगेगा? पहला क्वेश्चन। तो कैंसिल पे जो रेट लगेगा वो बाई की जगह कौन सा लगेगा? सेल का। आवाज और सही नहीं कौन आ सी डेट का रेट लगेगा? टुडे। आज का। आज का रेट यानी जो स्पॉट रेट मेंशन है, यानी 6 जनवरी को जो रेट था, तो 6 जनवरी को रेट कितना दिख रहा है? देखिए आपको 67। 7.5675। ये है, 2 रेट दिख रहे हैं। तो 2 रेट में कौन सा लेंगे आप? सेल वाला हाई। 5775। हाँ, तो देखिए आप यहाँ पर ये ले लिया ना। ये वाला काम कब हो रहा है? कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में आज हो रहा है। और जब आज कोई भी काम होगा तो उसमें मार्जिन का जिक्र होगा। प्रीमियम और डिस्काउंट का जिक्र होगा? वो फ्यूचर में होगा। फॉरवर्ड में होता है। नहीं होगा। होगा सर, हो नहीं होगा। फॉरवर्ड में। ओके, हाँ नहीं होगा सर। आज की डेट में प्रीमियम डिस्काउंट का जिक्र नहीं होगा। टीटी बाइंग। ठीक है। अब हमने मार्जिन लिया और मार्जिन को प्लस करेंगे या माइनस? प्लस करेंगे, क्योंकि सेल के केस में मार्जिन प्लस होता है। हमने प्लस किया तो ये हमारा आंसर आया। अगर हमारा ये आंसर आ गया है, हमने एक रूल लगाया। कौन सा वाला रूल है? नियर अबाउट 40। राउंड ऑफ। राउंड ऑफ वाला। और ये 89 था, इसीलिए इस 89 को कन्वर्ट कर दिया 100 में। तो वो 6768 हो गया। ये कौन सा रेट है? ये कैंसिलेशन का रेट। रेट। इसीलिए यहां पर हमने ये यूज किया। और 6 जनवरी को इसके अकाउंट में क्या एंट्री होगा?
इसका अकाउंट डेबिट होगा। 3384 40 ठीक है। मल्टीपल अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस इसके अकाउंट में क्रेडिट रहेगा या डेबिट रहेगा? क्रेडिट सर क्रेडिट क्रेडिट रहेगा। रहेगा। सर 6 क्रेडिट रहेगा हाँ 785,000। ठीक है। इसको इसने बोला अमाउंट ड्यू टू द कस्टमर, यानी बैंक की एक लायबिलिटी टाइप की है कि इतना बैंक ने देना है, और कस्टमर इस समय डेफिनेटली प्रॉफिट में है। यस सर। और वो इसलिए प्रॉफिट में नहीं है कि बैंक की वजह से, वो इसलिए प्रॉफिट में है कि आज के रेट ज्यादा क्या हो गए, कैंसिलेशन के रेट कम है सर। हाँ कम है ना सर, रेट कम डाउन है डॉलर का। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर हेलो हेलो। यस सर, आ रहा है आपकी आवाज? आ रही है। अच्छा, आवाज आ रहा है सर, आवाज आवाज आ रहा है। आ गया। चलो, तो मैं ही कहता कि देखिए आज का कैंसिलेशन का रेट डाउन है, डाउन इसलिए कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है। यस सर। अगर आज का रेट अप होता तो कस्टमर को लॉस नुकसान Loss होता या जेब से देना पड़ता। Yes. तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर, ये केस कौन सा वाला है ये बताना है आपने, पहले बताओ। तो आपने सर बिल ऑफ एक्सचेंज बताया ना फर्स्ट सर। 1 नंबर है सर। नहीं, हम बता रहे हैं कैंसिल के टाइम पे 1 नंबर पोजीशन पे है कस्टमर या 2 नंबर पे? 1 नंबर पे 1 सर। नंबर 1 नंबर पर डिस्काउंट आपका प्राइस डिस्काउंट है आजकल। ठीक है। और जब भी आप ये क्वेश्चन आता है आपके मन में, अरे उसे नुकसान हो गया, तो ये नहीं सोचिए। क्यों? क्योंकि अगर आज का सेलिंग का प्राइस 67 है तो बाइंग का प्राइस उससे भी कम है। कम होगा। और बैंक क्या करेगा? प्री बुक बाहर से परचेज करके आपको पकड़ा देगा। यस कि किसी 2 डिफरेंट डेट पे आप ये एनालाइज मत करिए कि प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट Yes, लॉस sir. का जो आंसर है वो एक दिन में कितना खरीदा और कितना बेचा, एक दिन में। तो अगर आप आज सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है। और जैसे मैंने 2 केस बनाए हैं, आपके एग्जाम में दोनों में से कोई भी केस आ सकता है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको प्री बुक का रेट ढूंढना है। तो प्री बुक का रेट उसने बना बनाया दे रखा था। दूसरा, आज जब कैंसिल करेंगे तो आज के रेट में मार्जिन को यूज करते हुए आज का रेट निकालना है। उसका ऐसा अकाउंट बना दिया। अब देखिए कि क्रेडिट उसको इतना हुआ था, डेबिट इतना हुआ था, तो इसका मतलब बैंक की ड्यूज है इतनी, कस्टमर बेनिफिट में है। ठीक है। अब इसके बाद उसको क्या करना है? रीबुक करना है। रीबुक कौन सी तारीख में करना है? उसी दिन आज ही 6 करना जनवरी है। को। 6 जनवरी को। ठीक है। अब रीबुक के लिए बाई का रेट लगेगा। देखो ये रेट लगा उसका बाई का, ये रेट लगा उसका सेल का। अब ये रेट लगेगा, फिर किसका लगेगा? बाई का। अब बाई का रेट बनाते हैं पहले, और जब भी हम रेट बनाएंगे तो बाई का रेट बनाने में ये लेंगे या नहीं लेंगे? मार्जिन नहीं, ये रेट ये लेंगे ना सर, फर्स्ट Spot. यही रहेगा ना बाय का। हाँ, स्पॉट लेंगे। rate कहाँ तो से given है लेंगे? जो क्वेश्चन में given है स्पॉट sir, दिया हुआ given है, है। ये दिया हुआ है। गिवन है। हाँ गिवन है ना।
तो yes, sir. 67.5675 आ गया ना? यस अच्छा, क्योंकि हमारा बाई का केस है इसलिए क्या करेंगे? मार्जिन माइनस मार्जिन को लेस करेंगे। माइनस करेंगे। ये आ गया, तो एक रेट बन गया। फिर उसने राउंड ऑफ कर लिया। यस सर, राउंड ऑफ कौन से प्लेसेस पे कर रहा है बार बार? ये फोर्थ थर्ड प्लेस। फोर्थ पे। ठीक तो है, थर्ड 61 को बैक लाएंगे 50 तक। अगर ये 63.4 होता तो आगे ले आते। ठीक है, 65 से ऊपर जाता तब बनना था। हाँ ये आ गया। अब बात आती है कि कोई क्या प्रीमियम की बात भी है। क्यों? क्योंकि ये जो डीलिंग हो रही है आपकी आज से 1 महीने बाद बाद की हो रही है। 6 और फरवरी जैसे ही समय आ जाता है, 2 डे से ज्यादा समय आ जाए तो केस क्या हो जाता है? प्रीमियम Spot. या डिस्काउंट का। डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम डिस्काउंट का जिक्र उसने किया हुआ है। क्या किया हुआ है? ये वाला पॉइंट दिया हुआ। 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम कितनी है? 9 और 10 पैसा। तो क्योंकि आप बाई कर रहे हैं तो 9 कौन सा पैसा। पैसा उठाएंगे? 0.9 पैसा। 0.9 पैसा। आप इसमें मार्जिन के बाद 0.9 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये बन गया 67.5561 या इतना। ठीक है, तो 67.550 यहां पर 67.550 इंटू 5 लाख। सर यहाँ पर बाई तो कस्टमर कर रहे हैं ना, हम बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बैंकर बाई कर रहा है। बैंकर कर बैंकर बाई देखो, कर रहा है बिहाफ ऑफ कस्टमर। और एक बात और नहीं, बिहाफ ऑफ कस्टमर नहीं, ये नहीं। बिहाफ ऑफ कस्टमर नहीं। हमेशा ध्यान रखो कि बैंक क्या कर रहा है, इसका Yes. आंसर देना है आपने। कस्टमर के लिए नहीं। कस्टमर क्या कर रहा मत देखो। हम्म। पहले केस में बैंकर ने कस्टमर का बिल बाई कर लिया, बिहाफ पे कुछ नहीं होता। उसने तो उससे ले लिया, बाई कर लिया, अपने पास रख लिया। लेकिन ड्यू डेट से पहले उसने क्या करा? कैंसिल करवा लिया। कैंसिल करवा लिया। ठीक है, अब जब कैंसिल करवाया तो सेल का रेट लगा। फिर उसे रीबुक करा। क्या करा उसे? फिर रीबुक। सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग फिर उसे रीबुक करा तो बाई करा। ठीक है, तो जो भी इनटू आएगा वहां आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब इसमें जो है ये सारे स्टेप हमने वो कर दिए इसमें। तो ये रेट है। एक चीज नहीं दी है इसमें, क्या? वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या पूछेगा। ठीक है, अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों आता है उसका रीजन समझिए। जहां जहां मैं रेड कलर करूंगा वो क्वेश्चन है, या मैं ग्रीन करता हूं क्योंकि मैंने ग्रीन यूज नहीं किया। कहां कहां करेगा? वो पूछेगा कि कौन से रेट में मैं कैंसिल करूंगा, तो आप ये बताएंगे। दूसरा पूछेगा उसको अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है और कितना है। यहां पर यह भी हो सकता है अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। तो जब ऑप्शन देगा वो लैंग्वेज में चेंज करते हुए या फिगर में चेंज करते हुए पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि रीबुक का रेट कौन सा लेंगे, इंटरबैंक रेट। फोर्थ क्वेश्चन पूछेगा कि फाइनल रेट क्या बनेगा। यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका वो टोटल अमाउंट कितना होगा जो उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करेंगे। समझ रहे बात को? ये ड्यू डेट पर बैंक को मिलेगा। हाँ, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन डीटो दिया हुआ उसने, एक दो बार तो फिगर भी चेंज नहीं करी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा
आपको फिगर कुछ भी हो, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अब आप क्वेरी करिए इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पुराने क्वेश्चन को भी थोड़ा रिवाइज कर देता है। और जो लोग अभी पहली बार ये वाली क्लास ले रहे हैं, बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि कोर्स में ये वाला जो 3 वीडियोस हो गए अब आपके, तो तीनों वीडियो आपको जरूर देखने चाहिए। 3 वीडियो पहले के और एक ये 5 to 7 मार्क्स का आपको दे सकता है कि हाँ 5 to 7 मार्क्स इससे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन पूछिए मुझसे। मिलेगा। सर ये जो रेट है, जो स्पॉट या एक फॉरवर्ड। सेकंड, अरिंदम जी एक मिनट है, हाँ जरा एक बार स्क्रीन पे देखिए आप लोग। जी सर। ये यहाँ पे मिशन लाइव पे आपके मोबाइल ऐप पे कोर्स में ये आया है, आया है। और यहाँ पर ये लेक्चर, यहाँ पर BFM, यहाँ पर यूनिट 1, ये कल का लेक्चर है तो इसमें अब या तो कहीं गलती करते हैं आप देखने में। और अजय नवल जी ने मैसेज किया हुआ है कि लास्ट टाइम डीटो क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलो अब आप क्वेश्चन, अरिंदम जी आप प्लीज सबसे पहले आप पूछिए। सर मैं पूछ रहा था, ये जो रेट है, रेट को तो स्पॉट फॉरवर्ड या डिस्काउंट दिया जाता है, मगर इस रेट को कहाँ ये बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए ये इस रेट को कहाँ किया जाता है, क्या बोला जाता जहां है? तक मैं समझ में पा रहा हूँ आप जो पूछ रहे हैं, ये सामने आपके क्वेश्चन है। हम्म, क्वेश्चन में 2 रेट दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ ये 2 मंथ्स बैक का और रेट है। एक दिया हुआ ये, यस सर। और तो कहीं रेट नहीं दिया ना। हाँ यस सर। पहले वाले रेट में साफ साफ लिखा हुआ 2 मंथ बैक, 2 महीने पीछे। 2 महीने पीछे का रेट है। और जब भी पीछे वाला रेट होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, हम्म, उसमें वो सारी एक्सरसाइज कर चुका है। अब बात आती है दूसरा रेट की, तो इसने स्पॉट रेट दिया हुआ है। स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट बनाने के लिए मार्जिन और प्रीमियम डिस्काउंट का एडिशन प्लस माइनस करना पड़ता है। लेकिन करंट रेट यूज करने के लिए स्पॉट रेट ही यूज करते हैं किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इस रेट में जो हमारा ये 67.5675 है, उसमें प्रीमियम डिस्काउंट यूज नहीं किया, लेकिन हम प्लस माइनस किसका जरूर करेंगे, मार्जिन। मार्जिन का। सपोज कीजिए यही क्वेश्चन रिवर्स होता, तो रिवर्स अगर क्वेश्चन होता, 2 महीने पहले उसने सेल कॉन्ट्रैक्ट किया होता मान लिया, ठीक। तो आप ये रेट तो बिल्कुल एज सच लेते, लेकिन यहां पर ये जो एंट्री है वो इधर आ जाती, और जब आप कैंसिल करते तो ये एंट्री यहां आती। लेकिन 6 जनवरी को जो रेट लेते, ये जो रेट यहां लिया गया है, ये वाला रेट नहीं लेते। कौन सा लेते, बाई वाला। क्योंकि हमने क्वेश्चन रिवर्स कर दिया, तो बाई वाले में ये लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन में पुराने भी कई क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व हो गए, मार्जिन ये वो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। आपके लिए एक्सरसाइज करने के लिए सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा, सबको ये क्वेश्चन करना है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए चार्ट जरूर बनाना है। कौन सा चार्ट, जो हमने अभी बनाया। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका जी और एच को मिला करके है। कौन सा क्वेश्चन है, जी और एच को मिला करके।
जी और एच को मिला कर क्वेश्चन, ये और ये मिला करिए। फॉरवर्ड परचेज What rate would a forward purchase contract due on spot date be cancelled if interbank spot is इतना? तो कोई Spot फॉरवर्ड rate परचेज है पुराना, आज उसे कैंसिल कर रहे हैं, कौन सा रेट लेंगे? थर्ड नंबर स्टेप, सॉरी पहला स्टेप और दूसरा स्टेप 68.5175 आप लेंगे इन दोनों में से, क्योंकि पहले परचेज किया था तो आज आप सेल वाला लेंगे, सेल करेंट तो कौन सा लेंगे? 68.5175 और सेल है तो मार्जिन, यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है उसने, परचेज पे मार्जिन अलग दे रखा है और सेल पे अलग। तो आप क्योंकि सेल कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो आप प्लस करेंगे 0.15%। तो 0.15% कितना है, कोई बताएंगे? 68.6202 कितना है, फिर से बताना। 68.62। ठीक है, और क्योंकि सेल में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 527,027,9 और 6 बोलिए, इतना ही आ रहा है। 68.62 पैसा क्या लगे? देखिए कैलकुलेटर, मुझे चेक करना पड़ेगा। 68.62.02। अरे बस 4 प्लेस बोल दीजिए, ज्यादा नहीं बोलिए। 6202 6202। हाँ सर 6202 सही है, ये सही है 6202। जो सामने आया ये नहीं आएगा? नहीं सर, इसका पॉइंट 0.51% निकालिए सर। हाँ कहीं मेमोरी में कुछ था उसके अंदर। ये चेंज कर दूं अरिंदम जी? यस सर। हाँ सर। बोलिए सर 68.6202। हाँ अरे ये तो मैंने लिखा ही था पहले। अच्छा नहीं 1027 लिखिए सर। 1027 इसका सर यहाँ 1027 लिखिए सर। इसका टोटल आ जाएगा, टोटल आएगा 68.6202। ये हो गया ना? अभी ठीक है। ठीक है, अच्छा आपने ये फिगर बोला हो, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात तो ये हो गया। अब यहाँ बात आता है कि वो फर्स्ट स्टेप दूसरे उसमें दिया हुआ है, कैलकुलेट डिफरेंस टू बी चार्ज्ड और पेड। दोनों बातें हो सकती हैं इन अबव क्वेश्चन इफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वाज बुक्ड एट इतने रुपीज। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में उसने पहले से प्रीपेड रेट दे दिया, ठीक है, और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाई का हुआ था सेल का? बाई का। तो यहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता बोलिए, और ये क्रेडिट होगा, ठीक है? बोलो। ओरिजिनल 6975,000 सर। क्या कह रहे हैं? 6975,000। 5 लाख करने लग गया था। 6975
0। 000। इधर डेबिट कब कितना करेगा, कौन सी तारीख में करेगा? आज 68.6202 02 और 0 A1 डेबिट होगा 68622020। यही होगा ना? 686202। और डिफरेंस आएगा सर 112980। सुब्बा राव जी, आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है, तो कौन सा वैल्यू हायर है? क्रेडिट ना? 6975 क्रेडिट। क्रेडिट वाला। क्रेडिट हाँ, तो तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लेंगे? टू बी चार्ज और टू बी पेड? टू बी पेड टू बी पेड। टू बी करेंगे पेड ना। सेम क्वेश्चन है, तो डिफरेंस जो भी आ रहा है इसका यहाँ पर 112980। 09, ठीक है ना? 1,12,980। इतना आ रहा, ये भी आंसर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में आंसर कौन कौन से आए? कि एक तो ये आया आंसर कि कैंसिल कितने में होगा, दूसरा आंसर ये आया कि डिफरेंस कितना होगा, और वो भी क्या होगा? पेड टू कस्टमर बी या कस्टमर। टू बी पेड टू कस्टमर। ठीक है। सर ये और डेबिट में जो अब आपने 686220 लिखा है ना, ये क्या सर है? 68622020। ये हमारा रेट निकला था ना ये वाला, स्पॉट पर रेट पर डॉलर का मल्टीप्लाई है स्पॉट रेट। $1,00,000 है ना multiply मामला? कर। $5,00,000 है ना सर? नहीं, वो एक है, मैंने 5 लाख, ये है देखो, ओके ओके। 1 लाख। इस क्वेश्चन में 1 लाख है। मैं खुद भी पहले 5 लाख वाला कर रहा था। पहले वाला ठीक है। 5 लाख था। अच्छा, अब आप 6 जनवरी को इसको क्या करेंगे? रीबुक करेंगे। ठीक। और रीबुक करेंगे तो कौन सा प्राइस लेंगे? बाई वाला छोटा 68.5125। ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रीमियम का कोई जिक्र है? नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। और इस क्वेश्चन में वैसे तो रीबुक का भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमने एक बना दिया इसमें केस ना, एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए बना दिया। और मार्जिन ये लेंगे आप, मार्जिन है, तो ये मार्जिन हमारा इसका माइनस होगा क्योंकि हम बाई कर रहे हैं। मार्जिन 0.08 परचेज का अलग अलग मार्जिन दिया सर हैं? इसमें अलग अलग मार्जिन दिया ना। परचेज का हाँ, ठीक बोला, ठीक, बिल्कुल सही बोला आपने। 68 किसने बोला? शेषागिरी राव जी ने बोला। ठीक। हाँ जी हाँ। तो यहाँ पर मार्जिन वो दिया हुआ है, परचेज का अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पे मार्जिन आप माइनस करेंगे 0.08%। 68 और ये जो वैल्यू आएगा 4576। वो कस्टमर के क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल क्लियर समझ गए ना इसको, एग्जाम्पल को? हाँ सर। चलो गुड। अच्छा, अब हम वो थ्योरी का जो पार्ट रह गया था वो और इसके सारे क्वेश्चन आज करेंगे हम, जो हमारे इसमें एमसीक्यू में इसमें। ठीक है, देखिए कहाँ पे थे कल हम। सेटलमेंट रिस्क हुआ था हर स्टेट बैंक। हमें यहाँ से शुरू करना था, फेडाई गाइडलाइन, फेडाई गाइड, आरबीआई और फेडाई गाइडलाइन। ठीक है, चलो देखते। RBI being the central bank of the country and the custodian of nation's foreign exchange reserves has prescribed guideline। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है आगे। RBI issues authorized dealer license to banks and all India financial। किसी को भी अगर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस करना है तो उसे लाइसेंस लेना है। उस लाइसेंस को ऑथराइज डीलर, जो लाइसेंस लेता है उसको हम ऑथराइज डीलर बोलते हैं।
डीलर। और अर्लियर क्या होता था, पहले क्या होता था, इनके नेम जो थे इस तरह से थे, मनी चेंजर लाइसेंस, मनी चेंजर लाइसेंस। ठीक है। और दूसरा RM है मनी चेंजर में भी रिस्ट्रिक्टेड दो मनी तरह के होते हैं, फुल फ्लेज मनी चेंजर और जो रिस्ट्रिक्टेड केवल मनी बाई करने के लिए ऑथराइज होते हैं उनको रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर बोलते थे पहले, ठीक है। अब 2005 में नया सिस्टम ला दिया उसने उसने बोला जो ऑथराइज डीलर्स हैं, बोला नाउ द एंटिटीज सो ऑथराइज आर कॉल्ड द ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। और उनकी 3 कैटेगरी बना दी उन्होंने, AP1, AP कैटेगरी 2 और AP कैटेगरी 3। अब इसने पहली वाली जो कैटेगरी बोला ऑल टाइप वाली टॉप है, फिर 2 वाली और फिर 3rd वाली। तो 1 वाली जो है एक तरह से ये फुल फ्लेज वाली की बात है, कुछ भी कर सकता है। और 3rd वाला जो है वो कौन सा वाला है, एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर की तरह, ठीक है। तो पहला वाला जो कैटेगरी 1 की ब्रांचें होती हैं वो सारे काम कर सकती है, LC कर सकती है, अकाउंट खोल सकती है, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट भी यही खोलती है, ठीक है। और 2 वाले में बोला मनी चेंज करता है, सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट करता है, ट्रेवलर चेक करता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैंडल करता है, रिलेटिंग टू रेमिटेंस फैसिलिटीज लाइक ट्रेवल अब्रॉड, स्टडी अब्रॉड, ये सारे काम करता है। कैटेगराइजेशन 3 में बोला अलाउड ओनली परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अब यहाँ पे फर्क समझना, करेंसी और ट्रेवलर चेक से डील करता है, जबकि 2 वाला सब चीजों से डील कर रहा है, करेंसी नोट से भी और करेंसी ट्रेवलर चेक से भी कर रहा है, कोई जो आपका रेमिटेंसेस भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन 3rd वाला केवल बाई करता है, ठीक। फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन अंडरटेकन विदाउट एनी बाउंड्रीज, ये नॉर्मल बातें हैं। अब फेमा के बारे में पॉइंट आ गया। फेमा के बारे में क्या पॉइंट है, तो ये मैंने पहले बेसिक्स आपको बता दिया था कि फेडाई जो है, ये फेडाई के बारे में, सॉरी, फेडाई क्या है, फॉरेन एक्सचेंज लोग जो भी करते हैं, डीलर्स हैं, ऊपर आ गया था ना, उनकी एसोसिएशन है, उसमें सब लोग मिलजुल के अपने वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो क्या करता है, फेडाई प्रेस्क्राइब गाइडलाइन एंड रूल्स फॉर मार्केट ऑपरेशन, मर्चेंट रेट, कोटेशन, डिलीवरी डेट्स, हॉलीडेज, इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट। तो ये सारी चीजें ये डील करता है, इसके बारे में सारे रूल्स बनाता है, ठीक है। Authorized dealers are members of FEDAI and it is mandatory to them follow the instruction or guideline of the FEDAI. FEDAI guideline also prescribe rule related to handling of export import bill को हैंडल करता है, ट्रांजिट पीरियड के बारे में रूल बनाता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बिल के बारे में बात करता है, और भी अलग इश्यू जो है वो सब करता है, ठीक है। फ्यू ऑफ द मेजर FEDAI गाइडलाइन क्या बोलता है, NTP नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, तो जो बिल या डॉक्यूमेंट्स का एक ट्रांजिट पीरियड होता है उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन देता है वो कौन देता है, फेडाई देता है, ठीक है। एक्सपोर्ट बिल ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी, परचेज्ड, डिस्काउंटेड, नेगोशिएटेड, तो जो भी एक्सपोर्ट बिल है जो डीलिंग करेंगे मस्ट क्रिस्टलाइज इनटू रूपी लायबिलिटी इन केस ऑफ डिले ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल। किसी को याद है इसके बारे में हमने चर्चा करी थी किसी क्लास में? हाँ सर। एलसी वाले क्लास आपके में अलावा नहीं मालूम सर। लेटर ऑफ क्रेडिट में करी थी। और ये जो चर्चा हमने करी थी इसमें इस वर्ड की चर्चा करी थी, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अगर आप लास्ट वीडियो है इंडिया में, अगर आपको इंडिया में किसी से फॉरेन एक्सचेंज लेना है और उसकी ड्यू डेट आ गई लेकिन वो नहीं दे रहा, तो कुछ समय तक आप वेट करते हैं, और वो वेट कितना करते हैं, जितना आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रूल बना रखा है। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है 7 दिन वेट करो, तो 7 दिन करना है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 30 दिन कहा तो 30 दिन वेट करना है, यानी एज पर बैंक। और जब वो वेट पूरा हो जाएगा तो आप उतने फॉरेन करेंसी के इक्वल इंडियन रुपीस उसके अकाउंट से डेबिट करके, और अगर उसके अकाउंट में डेबिट नहीं है बैलेंस तो क्लीन ओडी कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लीन ओडी। इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिले द सेम वुड बी डन एट, कौन से रेट में करेंगे क्रिस्टलाइजेशन? ये सर इंडिविजुअल के केस में क्या करेंगे? भी क्वेश्चन आता है कई बार। इंडिविजुअल मतलब आप जैसे बोले तो बैंक पे कंपनी का 7 डेज या 30 डेज दे देंगे, जो मार्जिन देंगे आप उसको। नहीं, मैंने बोला बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। यस यस, बैंक की। और बैंक की पॉलिसी सबके लिए एक होगी। ठीक सर, ओके। मतलब कोई बैंक कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज अगर लेना है तो 10 दिन में नहीं आ रहा तो उसके अकाउंट खोल दो। एक कौन सा अकाउंट खोल दो? क्लीन ओडी। क्लीन ओडी। और क्लीन ओडी में डेबिट क्या करोगे? रुपी। ठीक है, कितना रुपी करोगे? उस दिन जो रेट, जो पैसा रहेगा फॉरेन करेंसी लेना है उससे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल कितने डे लिखा हुआ है? 30 डेज। 30 डेज हैज सिंस बीन रिलैक्स्ड, यानी बैंक के ऊपर हो गया। तो अपनी ओन क्रिस्टलाइजेशन पॉलिसी लेगा, पुरानी बुक में ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। और अगर डेफिनेशन वाइज बोलेंगे तो इसको बोलते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लायबिलिटी इनटू रुपी लायबिलिटी। सर आपका जो ओल्ड रिकॉर्डेड वीडियो है ना, उसमें क्रिस्टलाइजेशन बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हाँ, ऐसा ही है, वो थोड़ा सा और समझा दिया हुआ उसने। ठीक है, आगे देखिए। सर क्लीन ओडी जो इंटरेस्ट लगेगा ना, क्लीन ओडी का जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो कस्टमर से लेना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल। बैंक रेट पर बिल्कुल क्लीन ओडी का रेट बैंक रेट का 3 गुना होता, क्या होता जो। ठीक। अच्छा, अनपेड फॉरेन करेंसी इंपोर्ट बिल ड्रॉन अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट shall be crystallized as per the stated as per the bank policy. All forward contract must be for a definite amount and period. Option period can be specified by the customer in case of forward contract, but in case of delivery period under the contract shall not exceed beyond 1 month. अब देखिएगा, सुनिएगा, उसने बोला हुआ कि जो डिलीवरी पीरियड है वो कभी भी 1 मंथ से ज्यादा वो नहीं रहेगा ज्यादा। ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्टेट इन द स्टार्ट डेट। तो कब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, कब कॉन्ट्रैक्ट ऐड होगा, उन सब की डेट्स उसमें स्पेसिफाइड होगी। कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट which have matured and have not been picked up shall automatically cancelled on the 3rd working day after the maturity date। अब क्या मतलब है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपसे कोई कस्टमर आया, साहब मैं 6 मार्च को आऊंगा आपके पास और आपको क्या दे जाऊंगा, $5 लाख। ठीक है। और बैंक ने कहा हम आपको ये रेट दे देंगे, ये एग्रीमेंट हो गया। अगर वो 6 मार्च को नहीं आता है 1 2 3 यानी 7 8 तक इंतजार करके 9th को आप मान लेंगे अब वो नहीं आएगा। ठीक है। ऑल कैंसिलेशन सेल बी बैंक्स अपोजिट टीटी रेट, जो अभी हमने बात की थी, टीटी सेलिंग या टीटी बाइंग। परचेज के लिए टीटी सेलिंग, सेल के लिए टीटी बाइंग। इन द इवेंट ऑफ डिले in the payment of interbank foreign currency fund, interest at 2% above the prime rate of the currency of the specified bank shall be paid by the defaulting bank। अगर कोई पेमेंट करने में डिले करता है फॉरेन करेंसी फंड में, तो उसने बोला कि प्राइम रेट के ऊपर 2% का चार्ज करेंगे। अब प्राइम रेट से मतलब क्या हुआ?
सपोज कीजिए उस समय रेट ये चल रहा है, तो इस पर 2% का रेट चार्ज करके आप हिसाब लगाएंगे, यानी 2% कॉस्टियर लगा लेंगे उसको। इन द इवेंट ऑफ डिले पेमेंट रुपी सेटलमेंट फंड इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट कितना 2% अबव एनएससी का जो माइबोर है पर डे के हिसाब से 2% अबव पेड किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका कलेक्शन नहीं आता, चेक का कलेक्शन आता है, तो ऐसे किसी का पेमेंट मंगाने में आपने देरी कर दी तो उस पे वो इस तरह पेमेंट होगा। ऑल करेंसी टू बी कोटेड एज पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी INR, वाइल JPY इंडोनेशियन और केनियन इनको कितनी यूनिट में कोट करेंगे आप? यानी आप 1 JPY इज इक्वल टू 0.03 रुपीज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे 100 JPY इज इक्वल टू 3 रुपीज। ठीक है। FIDI ऑल्सो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट भी देता फॉरेक्स डीलर के लिए। अब यहाँ पर ऑथराइज जो पर्सन होते हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस है विद रिगार्ड टू देयर ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ देयर ओन एसेट लायबिलिटी एंड प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑफर्ड टू द क्लाइंट। तो AD1 के लिए क्या बोला हुआ उसने? AD1 के लिए बोला हुआ है बैंक्स आर अलाउड टू ओपन क्लोज रुपी अकाउंट इन द नेम ऑफ देयर ओवरसीज ब्रांचेस करस्पॉन्डेंट, यानी AD1 वाले अपने किसी करस्पॉन्डेंट का अकाउंट अपने वहां पर करंट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी बैंक और एक्सेप्ट पाकिस्तानी बैंक ऑपरेटिंग आउटसाइड पाकिस्तान, तो ऐसे बैंक जो पाकिस्तानी तो हैं लेकिन कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? आउटसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रूल नहीं है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ रुपी अकाउंट इन द नेम ऑफ एक्सचेंज हाउसेस फॉर फैसिलिटेटिंग प्राइवेट रेमिटेंस थ्रू एक्सचेंज हाउसेस रिक्वायर्स प्रायर, तो एक तरह से यहाँ पे प्रायर अप्रूवल की बात हो रही है कि कहाँ कहाँ कंडीशन में प्रायर अप्रूवल लेना है। AD1 बैंक आर अलाउड टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अब्रॉड द रूट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, तो कई बार क्या होता है उनको बाहर अकाउंट खोलने के लिए परमिट किया गया है अपने फॉरेन एक्सचेंज को लाने के लिए। ठीक है, और जो आपका बोर्ड तय करेगा उतना बैलेंस आप उसमें मेंटेन करेंगे। AD कैटेगरी 1 बैंक्स आर फ्री टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट्स इन ओवरसीज मार्केट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड और issued by foreign state with residual maturity of less than 1 year and rated। अब देखो यहाँ पे एक बात कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ओवरसीज मार्केट में, वहां के मनी मार्केट में या डेट इंस्ट्रूमेंट में, तो उसमें क्या होना चाहिए विद ए रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर एंड रेटेड एज पर गाइडलाइन। तो मतलब कोई भी 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी वाले पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सपोज कीजिए कोई 5 ईयर का बॉन्ड है लेकिन रिमेनिंग पीरियड अभी उसका कितना रह गया है 11 मंथ, तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर उसका रिमेनिंग 24 मंथ रह गया है तो नहीं करना है। यानी एक तरह से उसकी मैच्योरिटी आपको कब मिल जानी चाहिए? विद इन 12 साल के अंदर। सरप्लस फंड और नॉस्ट्रो अकाउंट, और नॉस्ट्रो अकाउंट आपको पता है कि बाहर जो आपने अकाउंट खोलेगा उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं अपने रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को उनकी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सपोज कीजिए यहाँ कोई पर्सन है, ABC फर्म है, प्रोप्राइटरशिप, उसको $40,000 चाहिए, तो ये डॉलर चाहिए तो डॉलर ही होना चाहिए। पता लगा आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में पड़े हुए हैं $5 लाख, तो आप उस पैसे को यहाँ फंडिंग कर सकते हो।
और वो खर्चा वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू होली ओन्ड सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन कंपनीज अब्रॉड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है। लोन और ओवरड्राफ्ट, ऑल बोरोविंग ऑफ बैंक्स इंक्लूडिंग ईसीबी वाला एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग, आप बाहर से कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो लोन लेते हैं उसको ईसीबी बोलते हैं, और टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट, नॉस्टो अकाउंट नॉट एडजस्टेड विद इन 5 days shall not exceed 50% of their unimpaired tier 1 capital of USD 10 million whichever is higher। तो या तो आप USD 10 million या अपने टीयर 1 कैपिटल का 50% से ज्यादा आप नहीं करेंगे। ठीक है। जो बोरोविंग होगी वो आपको कितने दिनों में एडजस्ट कर लेनी है? 5 day में। और वो बोरोविंग कभी भी आपके टीयर 1 कैपिटल से 50% या 10 मिलियन से ज्यादा तक हो सकती है। ठीक है। जो भी ज्यादा है इनमें से। ओवरसीज बोरोविंग फ्रॉम ए पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, Tier 2 capital placed by the foreign banks head offices with their Indian branches and capital fund raised by issue to in perpetual instrument or debt capital instrument shall not be upon of the above ceiling for raising foreign currency fund। तो फॉरेन करेंसी फंड आपको उठाने हो या नॉस्ट्रो अकाउंट में ओडी लेना हो तो उसकी लिमिट यही रहेगी। बैंक्स कैन अलाउ, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं? किसी को पता भी है हम क्या पढ़ रहे हैं? बताइए तो क्या पढ़ रहे हैं? ऑथराइज्ड डीलर के लिए पढ़ रहे हैं आप सर? फेडाई गाइडलाइन से। फेडाई की गाइडलाइन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑथराइज्ड डीलर के लिए फेडाई की गाइडलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में से इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगला, बैंक्स कैन अलाउ रेजिडेंट टू बुक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट to hedge their exchange risk exposure in the respect of the transaction for which sale or purchase foreign exchange is permissible। तो ये भी परमिसेबल है। जो बैंक्स है वो ये जो काम करते हैं रेजिडेंट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करने की, एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बुक करने की परमिशन देते हैं, जिससे वो अपने कुछ फंड का हेजिंग कर पाए। उनको आगे अगर रिस्क होने वाला होगा तो पहले से ही तय कर लेंगे कि हाँ जी ठीक है, उस दिन मैं आऊंगा, उस रेट में देना मेरे को। बैंक्स शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सपोजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजैक्शन बीइंग करेक्ट। तो यहाँ ये बोल रहा है कि जब भी आप बैंक ऐसा कोई काम करेगा तो उसको खुद सेटिस्फाई होना है कि ये जो काम हो रहा है उसमें जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो किस पर्पज के लिए दिए जा रहे हैं, वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। The particular of the forward contract book should be marked on the document, copy is written। और इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉपी अपनी रखनी है। ठीक है। बैंक्स कैन अलाउ देयर इंपोर्टर एक्सपोर्टर टू बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ एन एक्सपोजर बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस अप टू एन एवरेज ऑफ द प्रीवियस 3। तो वो जो भी वो बुक करेगा, तो एक तो एक्सपोजर की बात करी उसने, दूसरा उसने कहा जो पास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल ईयर का जो उसका एवरेज है, और एक्चुअल इंपोर्ट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर एक्चुअल टर्नओवर विच एवरेज। तो इसमें देखो, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। इसमें 2 बातें बोलता है। जैसे उसने कहा 400, 600 और 1000, तो इनका ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। इसको हम थोड़ा वो कर लेते हैं, इसको 500 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2100। इसका एवरेज कितना हुआ? 700। कहता है या तो आप इतने का करेंगे। ठीक है। दूसरा, लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है, तो लास्ट ईयर कितना है? 1000। तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे आप? हायर वाला। 1000। तो बैंक जो बुक करेगा अपने टर्नओवर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करेगा अपने क्लाइंट्स के लिए, वो कभी भी लास्ट 3 ईयर का जो है वो, या उसके पिछले साल का जो है, उनमें से जो भी हायर होगा वो करेगा।
ठीक है। अगला, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेज देयर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोजर without production of underlying, subject to condition of the SME enjoy the credit facility with the bank, which in desires to the bank to forward contract and quantum forward contract is in alignment of the credit facility availed in the। तो यहाँ सिंपली बोल रहा कि SME कस्टमर को जब आप करेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोजर देंगे तो उसकी जो पुरानी सिस्टम चल रही थी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट विद द क्रेडिट फैसिलिटी, जितना आपने उसको दिया उससे अलाइन होते हुए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कर दी या कम ज्यादा कर दी बेसिकली। तो उसको आपको उसके पहले से जो क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं उसको देखते हुए उतनी करनी है, उससे अलाइन होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए। बैंक्स कैन ऑल्सो अलाउ रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो इसमें कितना है देखो, USD 1 lakh with the condition contract book under this facility will normally be deliverable basis, the notional value should not exceed the USD इतना। तो यहाँ पर कह रहा है रेजिडेंट इंडिविजुअल भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बोलिए, आपसे आंसर चाहता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 1 लाख USD डॉलर, और ट्रेड जो टेनोर होगा उसका 1 ईयर। उससे exceed Banks नहीं are होगा। also allowed to offer other derivatives contracts such as interest rate swap or coupon swap or foreign currency option or interest rate cap or collar or forward rate कॉलर क्या है agreement। कॉल तो नहीं है, देखना स्पेलिंग इसके बुक में, कॉलर COLLAR, ठीक है। यही है। बुक में यही है। हाँ, कॉलर ही है सर, COLLAR। पता नहीं ये वर्ड ये भी सुना नहीं मैंने, कॉलर और फॉरवर्ड, ऐसा तो नहीं कॉल और फॉरवर्ड है। देखो डॉलर भी नहीं हो सकता सर, डी डॉलर तो खैर नहीं होगा। बीच में क्यों? चलो, तो ये कोई भी एग्रीमेंट वो कर सकती है रेजिडेंट एंटिटी के साथ, हु हैव बोरोड फॉरेन एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद द, जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज बोरो कर रखी। बैंक कैन ऑल्सो ऑफर फॉरेन करेंसी रुपीज स्वैप टू रेजिडेंट पर्सन दैट हैज अ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ रुपी लायबिलिटी टू हेज ए लॉन्ग टर्म। अच्छा, जब भी ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है तो बार बार एक बात आ रही है कि अपने जो उसने एक्सपोजर है उसको हेज करना, यानी अपने फ्यूचर में होने वाले लॉस को लिमिट कर देना कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा मुझे। सर कॉलर बोला जाता है, कॉलर इज ए हेजिंग स्ट्रेटजी दैट हेल्प्स यू मैनेज योर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। हेजिंग स्ट्रेटजी दैट helps you manage your foreign exchange risk by limiting your exposure. Help in foreign exchange risk by limiting your exposure. ठीक है, तो एक तरह से इसने बोला कि कॉलर एक हेजिंग फैसिलिटी है, ठीक है, हेजिंग स्ट्रेटजी है। और हेजिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप अपने लिमिट को, अपने प्रॉफिट या लॉस को लिमिट करने के लिए पहले से कह देते हैं कि इससे डाउन अगर हो जाए तो सेल कर देना, या वहां तक उस मार्क तक पहुंच जाए तो सेल कर देना। स्टॉप लॉस टाइप, बिल्कुल ठीक। बैंक कैन एंटर इनटू क्रॉस करेंसी ऑप्शन विद देयर कस्टमर ऑन बैक टू बैक बेसिस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। Bank can also enter in foreign currency rupee option with their customer on back-to-back basis. They can also run a book for this product subject to the RBI permission. ठीक है, चलो अब आज इसको कंक्लूड करने से पहले सारे इसके जो है वो कर लेते हैं। BFM की बुक सबसे पहला वाला जो MCQ है कौन से पेज पे है? 27। रिक्वेस्ट है कि कोई भी आप बुक नहीं खोलेगा, क्योंकि बुक आपने खोला
तो आप अपने मन को समझा नहीं पाएंगे। आप सामने देखिए, स्क्रीन पर है जो भी कुछ है। foreign exchange used to denote purchase value. जब कोई भी पढ़ेगा तो मन में पढ़िए, किसी को दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं हो। Foreign exchange used to denote. आंसर जो है क्रॉस कंफर्म मैं यहाँ से करूंगा, आप लोग बिल्कुल भी ऑनेस्टली बिल्कुल भी आप नहीं देखेंगे। The term foreign exchange is used to denote as well as the of one currency into another. दो काम करता है, तो पहले वाला तो दूसरा वाला तो है Foreign exchange, exchange or foreign exchange. और foreign exchange is used to denote, यहाँ दिया हुआ foreign currency, foreign currency यानी foreign currency as well as the exchange of one currency into another. ठीक है। दूसरा, सर the every exchange 4 rate of सेकंड major currency fluctuate every 4 सेकंड 4 seconds. 4 सेकंड। आपने तो बोला था सर 4x काल अब ये 4 की जगह 3 भी हो सकता है। ओ सर काल 4 बोला था Forex market are dynamic and round the clock market. True है। True ऐसे ही। Forex market are not affected by government policy. False. हमने पढ़ा था कि अफेक्ट करती है। Large part of total global forex turnover result in the global commodities trade. False, false. False है उत्तर सर। दिया हुआ है क्या Large इसमें? part of the False. global forex turnover Speculation. ये किसका है माइक? सुब्बाराव सुब्बाराव जी का गिफ्ट करना है हमको। सो गई क्या? नहीं, इनका कुछ गड़बड़ है, डिफेक्टेड है माइक ना इनका, वो या तो कुछ हिल जाता है, कहीं स्पार्किंग करता है कुछ। चलो दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। क्या कर रही बेटा? ओ सॉरी। ये वाला, मेन फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट आर टेक्निकल, स्पेकुलेशन, और दूसरा कौन सा था? पहला वाला Demand. नहीं मार्क टेक्निकल और बुक नहीं देखना। Quality. सर मार्केट है क्या? मार्केट एंड स्पेकुलेशन, टेक्निकल, ऑपरेशन, फंडामेंटल। ये सर Words- ऑप्शन आता तो सर ये हो जाता। फंडामेंटल वर्ड्स नहीं आ रहा था सर। टेक्निकल कोई बात नहीं, फंडामेंटल और सर फंडामेंटल पहले था, टेक्निकल सेकंड था, और अरे उसका सीरीज का जरूरत नहीं है, सबसे पहले स्पेकुलेशन भी हो सकता है। हाँ सर हाँ ये सर, कोई ऐसा थोड़ी नहीं, तो 3 रीजन है उसके। हाँ हाँ इन स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट ऑफ फंड टेक्स प्लेस इफ द करेंसी ऑफ इज कॉस्टलियर इन फॉरवर्ड, तो क्या होता है? Premium. प्रीमियम Premium. हाँ. इफ द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द करेंसी चीपर, डिस्काउंट डिस्काउंट, द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द फंड इज नोन एज Value date. value date. The rate at which the quoting party is ready to buy the currency is called, buy करना। Buying rate. नहीं, 2 ऑप्शन थे ना। Exchange rate. rate at which the quoting party is ready to buy the currency. Bid rate. Bid rate. आंसर कोई नहीं देखना। नहीं सर हम नहीं देख रहे। हाँ, रिकॉल एक करना। बिड और एक बिड, दूसरा क्या है सर? एक बिड और Offer. दूसरा ऑफर ऑफर ऑफर, बिड और ऑफर था ना। बी तो बी फॉर बाई, जब पार्टी कोट करती है बिड में खरीदना है, तो बिड है। बिड में खरीदता है, बिड। बी फॉर बाई याद रखना। हाँ, बी फॉर बाइंग बिड में आ जाता है। सी वाला बोलिए। द डीलर्स और आर ऑफिशियल्स who are actually involved in, क्या करते हैं वो लोग? सिंपल है तो बहुत, बाई और Buy or sell. बाय और सेल, Buying and buy selling. or sale of करेंसी, the section which handles processing of deals reconciliation called, ये Back क्वेश्चन office. ये इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि Mid मैंने office. पूछा इसके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। बैक Back ऑफिस office करता है। बैक ऑफिस,
ठीक है। अच्छा, मिड ऑफिस तो रेगुलेशन देखता है सर, मिड हाँ, मिड ऑफिस पूरा रेगुलेशन सुपरवाइजिंग, रेगुलेशन, पॉलिसी फॉलो अप, लिमिट, वो सब देखता है। बैंक्स परमिटेड टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज और कॉल्ड, क्या करते हैं? 81 नहीं, ऑथराइज पर्सन बोला ना, ऑथराइज पर्सन। केवल ऑथराइज्ड बस। अनपेड इंपोर्ट बिल मस्ट बी क्रिस्टलाइज एज पर द पॉलिसी ऑफ द, किसकी पॉलिसी है? फेडरल आरबीआई आरबीआई बैंक्स तो ऑन बैंक का है। डिस्क्रिप्शन। सॉरी, हाँ बैंक हाँ। बैंक डिसाइड बैंक करता है। अपना बोर्ड ऑफ पहले फेडाई का था इसमें, ठीक। लेकिन अब आरबीआई ने इनको फ्री कर दिया। सर वो जो आपने बोला था 7 दिन रुकना पड़ेगा तो 7 दिन, या 30 दिन रुकना पड़ेगा तो 30 दिन, वही है ना सर? हाँ, हाँ, वही हाँ। चीज, लेकिन अब बैंक का अपना अपना है अब। बैंक ने पूरी पावर दे दी। ठीक है, पहले मतलब 10 बैंक days कोई 7 दिन में करे, 15 दिन में, बैंक की बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन टर्म्स ऑफ फेडाई रूल्स, जापानीज और कौन कौन थे 100 में? केन्या था, केन्या और चीन, इंडोनेशिया। चीन, केन्या और इंडोनेशिया और ठीक है, शिलिंग, केनियन केनिया शिलिंग का था, और कहाँ का था? सर कीनिया की करेंसी इतनी है क्या अभी इंटरनेशनल मार्केट? केनिया बहुत की ना, वो है, सस्ती है ना। हाँ बहुत सस्ती, लेकिन सर मार्केट में है। इंडोनेशियन रुपया और केनियन शिलिंग प्रोबेबली। केनियन सीलिंग नाम है इसका। ठीक है। सर एक बार देख ठीक है। लीजिए ना, क्या? केनिया ही है ना, केनियन शिलिंग। हाँ, दिख तो केनियन। दिया मैंने, कहाँ देख रहे हो आप? नहीं, हम कहीं भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, केनियन सीलिंग। किसी ने बोला ना केनिया नहीं होगा। नहीं, केन्या मैं ही बोल रहा हूँ कि केनिया की और इनकी करेंसी का जो डिनोमिनेशन है ना, बहुत छोटा है। छोटा है। मतलब उनका 1 येन हमारे Equal. 1 पैसे के बराबर है, ऐसे समझ लो। Yes. ठीक है। एक जापानीज येन में कितने रुपीज मिलते हैं? 100 3 हैं? नहीं, 3 नहीं, वो तो मैंने एग्जांपल दिया था बाबा। अपने से कम है सर, उनका तो अपना कम, अपना बड़ा है सर जापानी वाले। इंडिया की करेंसी एक जापानीज येन है 0.64 पैसे के बराबर, वो रुपी के बराबर, यानी 64 पैसा में है। तो इसीलिए उसको 100 जापानीज येन बोल देते हैं, तो 64 रुपीज हो जाएगा। वो तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है। और इसमें एक्सरसाइज तो हमने इसकी न्यूमेरिकल वाली तो करा दी थी ना। वो जब कराया था तो एक एक क्वेश्चन उठा के कराते रहे थे हम। हाँ, ये रह गए 4 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, टर्मिनल, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर रीजनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट इन लॉगिन इंस्ट्रूमेंट ऑन इन करेंसी पेबल इंस्ट्रूमेंट ऑन इंडियन रुपीस एंड चेक लास्ट वाला इंस्ट्रूमेंट ऑन इंडियन रुपीस करेंसी। out of the several factor the following factor does not have the effect of the movement of exchange। कौन सा? फैक्टर नॉट पॉलिटिकल, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, सी नहीं चेंज ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पड़ता है, पड़ेगा सर, लेकिन नहीं पड़ता भाई, कोई नहीं पड़ता करेंसी में। नहीं इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा तो सर। हाँ, वो तो आपका जब पेमेंट होगा उसके, आपको उसके लिए लायबल में होंगे टैक्स। नहीं सर, अगर सर यहाँ पे टैक्स ज्यादा है तो आप दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। चलो अब डिबेट रोकिए, मेरी बात सुनिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये बताइए। पड़ता है सर, पड़ता है सर। राजनीतिक प्रभाव होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने? नॉट। हाँ, तो रुक जाओ। दूसरा, अगर हमारे वहाँ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए तो पड़ेगा, तो पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है, वो डायरेक्ट पड़ता पड़ता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से लोग अपना डिपॉजिट बाहर से यहाँ लाते हैं, तो ये भी नहीं है। इंक्रीज इन डोमेस्टिक टूरिज्म, क्या इससे रेट बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर, ये होगा शायद। है सर, यही लगता है, तो यही होगा सर। सुनो, ब्रिंग डॉलर डॉलर डोमेस्टिक मतलब आएगा
तो एक्सचेंज सर रेट में फर्क डोमेस्टिक पड़ेगा। डोमेस्टिक सर मतलब तो हम लोग इधर उधर घूमने चलेंगे ना अपने कंट्री के अंदर ही। अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। तो इसका मतलब इससे पड़ता है, इससे नहीं पड़ता। सही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ सर, इसका आंसर कौन सा होगा? ये डॉलर नहीं डी। आएगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो इसका मतलब टैक्सेशन पॉलिसी को हमने पढ़ता है। अच्छा, स्पॉट डीलिंग इन फॉरेक्स मार्केट आर कब होती है? deliver to fund on the third working on the date in second working सेकंड day. सेकंड सेकंड वर्किंग डे। Second working day. द रेट एट विच फॉर्म होता है। कोटिंग बैंक इज रेडी टू सेल करेंसी इज कॉल्ड ऑफर ऑफर रेडी टू सेल ऑफर, और Offer. कस्टमर इज रेडी टू बाई बिड। बिड। Bid. सर ऑपरेशनल यही रिस्क अगर डज नॉट। सर यही अगर आपका मतलब डेरिवेटिव में आ जाए, करेंसी डेरिवेटिव में, तो इसको तो सर put और कॉल में जाएगा शायद ये सर। Moment. पुट और कॉल ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके। और उसको बोलते हैं ऑप्शंस में बोलते हैं। Options. Put and call. ऑपरेशनल रिस्क डज नॉट इंक्लूड। Movement in exchange rate. हाँ, ये क्या है? ऑपरेशनल रिस्क नहीं है, ये सारे ऑपरेशनल रिस्क। Operational risk. कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट अपोजिट, Done. TT वही rate. बताया था ना, पीछे क्वेश्चन में आया था हाँ हमारे। सर, हाँ हाँ हाँ। TT अच्छा, rate. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ Export bill is to be done सी as See, per the policy of the bank. पॉलिसी ऑफ द बैंक। पहले फिर 10 इन द days ब्लैंक का। बताइए। एक्सचेंज रेट डिनोट्स आ एट विच वन करेंसी एक्सचेंज फॉर अदर। डिनोट्स फैक्टर, फॉरेन करेंसी डिनोट्स फॉरेन करेंसी। Rupee. रेट Rate at which. रेट होना चाहिए, इसके आंसर तो नहीं दिए ना, वैल्यू रेट। नहीं दिए हैं। ठीक। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर ग्लोबल मार्केट्स। Global market. global market. The currency appreciate due to inflow of overseas capital if local interest इंक्रीजेस Increase। Decrease. increases. Decrease, sir. इंक्रीजेस। हाँ बढ़ सर, ठीक है। हाँ इंक्रीज जब बाहर की करेंसी भाग भाग के आ रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? ओवरसीज कैपिटल आ रहा है हमारे पास, तो हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है वहाँ पे। ठीक है। डील्स प्रोवाइड डेप्थ एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट। Foreign currency. फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड डेप्थ एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट। ये कहीं आया था ये सेंटेंस? सर ये आर्बिट्रेजर बैंक में बैक ऑफिस वाला था, वो क्या बोलते हैं, बैक ऑफिस के सामने वाला था। डील्स उसमें प्रोवाइड, ये जब हम फेडाई के पढ़े थे ना, उसमें आया था ये लाइन। डेप्थ एंड लिक्विडिटी का उसमें आया था सर। ये है स्पेकुलेटिव डील्स। हाँ पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे। सर वो बैक ऑफिस का पहले वाला था पैराग्राफ में। लेकिन अभी पेज नंबर 8 में बुक में देखेंगे, दूसरा पैराग्राफ है, स्पेकुलेटिव डील्स प्रोवाइड डेप्थ एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट। हाँ सही है सर। ठीक है, स्पेकुलेटिव मतलब स्पेकुलेशन से भी फर्क पड़ता है। मतलब Yes, sir. डायरेक्ट कोट्स आर आल्सो कॉल्ड बीड रेट डायरेक्ट करेंसी कोटेशन। डायरेक्ट कोट्स आर Oh. आल्सो कॉल्ड Currency quotation. Direct, indirect. Buy or buy. Currency quotation. नहीं सर, फॉरेन होगा शायद, फॉरेन करेंसी कोटेशन। नहीं, वो तो उसके बारे डायरेक्ट में तो लिखा ही है। डायरेक्ट कोट आर आल्सो कॉल्ड। सर बुक में दिया है प्राइस कोटेशन, कौन सी लाइन में है? सेकंड पैराग्राफ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट्स का। पेज नंबर 10। हाँ दिया, पेज नंबर 10 में दिया हुआ है, दूसरा पैराग्राफ में। दीज कोट्स आर आल्सो कॉल्ड होम करेंसी और प्राइस कोटेशंस। होम करेंसी कोटेशन। हाँ, तो होम आ जाएगा यहाँ पे, होम करेंसी। अच्छा ठीक है, वो हम लोगों ने Underline बताया था भी ना, डायरेक्ट कोटेशन में $1 इज इक्वल टू 100
Yes, sir. रुपीज Yes, या sir. ऑल्सो कॉल्ड द होम करेंसी कोटेशन, यानी होम करेंसी के बारे में बता रहा हूँ। Hmm. द पार्ट ऑफ डीलिंग रूम ऑपरेशन विच डील्स इन द रिस्क मैनेजमेंट, कौन करता है? मिड ऑफिस, मिड ऑफिस, मिड हाँ। ऑफिस। Risk of loss arising due to inability and unwillingness of the counterparty to meet the obligation is called सेटलमेंट सेटलमेंट, क्रेडिट रिस्क, करेक्ट, काउंटर inability है ना, No, credit. काउंटर पार्टी रिस्क, counterparty ये inability और unwillingness, Credit risk होना चाहिए सर। सर सिस्टमेटिक रिस्क नहीं सिस्टमेटिक तो बहुत दूर की बात है, वो तो उसमें एक फाउल होता है। काउंटर पार्टी आएगा सर। वो Credit risk- अनविलिंगनेस है और इनेबल है, क्रेडिट होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्रेडिट रिस्क दोनों की जानकारी नहीं है उसको, केवल फॉरेन एक्सचेंज का काम कर रहा है वो। क्रेडिट रिस्क लगता है मुझे, ठीक है। गाइडलाइन प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डीलर्स ब्रोकर, हाँ सर कौन? क्रेडिट रिस्क पढ़ाई। होगा। क्रेडाई, पढ़ाई। ठीक, चलो गुड। अब ये टॉपिक आपसे रिक्वेस्ट है रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से। कोई बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि कुछ भी अगर आएगा तो होना चाहिए सही बिल्कुल। हाँ सर। चलो कल इसके बाद सेकंड यूनिट लेंगे। अच्छा संडे का दिन जो है ना, हमने एबीएम के लिए रिजर्व किया हुआ है, ठीक है क्योंकि सर, मैथमेटिकल टॉपिक रहेगा, लंबा टॉपिक रहेगा, एक सीटिंग में करेंगे पूरा उसे, ठीक है सर। ठीक है। सर कल कौन सा चैप्टर होगा? कल सेकंड वाला, इसी का सेकंड, इसी का क्योंकि ए मॉड्यूल भी खत्म करना है ना जल्दी जल्दी अब। फॉरेक्स डेरिवेटिव वाला, अरे इसी का सेकंड वाला बेसिक जो है। फॉरेक्स सेकंड हाँ नंबर। ये बेसिक फॉरेक्स डेरिवेटिव। चलो ओके, जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। सुबह पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ पाते। अगर सुबह नहीं पढ़ते तो अभी पढ़ने की कोशिश, कम से कम